सूबे में एक बार फिर से महकमे की लापरवाही जिंदगियों की दुश्मन साबित हुई है। उत्तर प्रदेश के लखनऊ के वजीर हसन रोड पर एक रिहायशी इमारत गिरने से हड़कंप मचा हुआ है और मौके पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ लगातार रेस्क्यू कर रहा है। अब फिलहाल बताया जा रहा है कि रेस्क्यू कंप्लीट हो चुका है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने हादसे का संज्ञान लिया, जिसके बाद 3 सदस्यीय कमेटी का गठन हो चुका है, जिसमें रोशन जैकब भी हैं। कमेटी को अपनी रिपोर्ट एक हफ्ते के अंदर सौंपनी होगी। बचाव अभियान में एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की कुल 12 टीमें लगी हुई थी। अब बताया जा रहा है कि रेस्क्यू कंप्लीट हो चुका है। फिलहाल मलबे को हटाने के काम में पोकलैंड की हैवी मशीनरी लगी हुई है। मलबे को हटाने का काम लगातार किया जा रहा है और इस बीच उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक हॉस्पिटल पहुंचे थे। संज्ञान मामले का उन्होंने लिया था। इस पूरे मामले में राजधानी के याजदान बिल्डर पर एफआईआर भी दर्ज हुई है। एफआईआर में नवाजिश, शहीद मोहम्मद तारिक और फहद याजदानी के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। एफआईआर में नामजद 2 अन्य लोग फरार चल रहे हैं, जिनकी तलाश की जा रही है। देखिए, कोई किसी पार्टी का हो, अगर वो उसका जांच हो, वो उसका दोषी है तो उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। किसी को भी किसी के जीवन के साथ खिलवाड़ करने का अधिकार नहीं है। और अगर कोई अवैध निर्माण करा रहा था, बिना बिल्डिंग के सुरक्षा किए हुए वहां पर खुदाई या निर्माण काम हो रहा था, तो जो उसका दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। बस घर पे थे शाम को तकरीबन, बस अपनी बिल्डिंग मतलब छत पे 4th फ्लोर पे मेरा घर था। 4th फ्लोर पे जैसे ही बस खड़ी पानी की बोतल लेके अपने आप बिल्डिंग पूरी वाइब्रेट होते होते नीचे गिर गई। उससे पहले कंस्ट्रक्शन का काम हम चल रहा था और पूरा हम लोग तो 20-20 हज़ार रुपये लिए गए थे ताकि बिल्डिंग मेंटेन हो जाए। तो इस वजह से मेरी बिल्डिंग बहुत पुरानी और अजीब सी, पार्किंग की प्रॉब्लम, हर पानी की प्रॉब्लम, हर चीज़ की थी। तो 20-20 हज़ार रुपये लेके सबसे ये हो रहा था कि बिल्डिंग को ठीक किया जाए। तो कहाँ पर ठीक किया जा रहा था बिल्डिंग? नीचे हाँ, तो जब नीचे वो जो मोटी वाली ड्रिल मशीन होती है उससे जो है चेक करने वाली से जब निकाला गया तो हम लोग को 4th फ्लोर पे मतलब वाइब्रेट होता था, बट इतना फील नहीं हुआ। बट जब चौथे इसके बाद से भूकंप आया है, भूकंप आने के बाद उस वक्त कुछ नहीं पता चला। शाम में फिर अपने आप धीरे धीरे बिल्डिंग पूरी डाउन। राजधानी लखनऊ में 5 मंजिला रिहायशी अपार्टमेंट ढह गया। इस हादसे में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अब्बास हैदर की मां और पत्नी दोनों की मौत हो गई। रेस्क्यू टीम ने उन्हें करीबन 15 घंटे बाद मलबे से बाहर निकाला। तो वहीं अब्बास हैदर ने मामले में बयान देते हुए सरकार पर आरोप लगाए और कहा कि रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर सिर्फ और सिर्फ खाना पूर्ति हुई है। अधिकारी सिर्फ वाहवाही लूटने के लिए फोटो खिंचवाते रहे, बाइट देते रहे, ट्वीट करते रहे। उन्होंने कहा कि जो बिल्डिंग गिरी वो इन्हीं अधिकारियों की मिली भगत से बनी थी। अब्बास ने यह भी कहा कि वहां पर लोगों की दम घुटने से मौत हुई है क्योंकि लोगों के पास ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाया। उन्होंने कहा झूठ बोला गया कि पानी और ऑक्सीजन लोगों को दिया गया है। इस दौरान उन्होंने मौत का जिम्मेदार प्रशासन को सीधे तौर पर ठहराया है। रेस्क्यू के नाम पे अगर तमाशा देखना हो तो आप यहाँ पर देखिए। सारे चैनल आप लोग योगी आदित्यनाथ और प्रशासन की वाहवाही कर रहे थे। वहाँ पे एनडीआरएफ की टीम थी, एसडीआरएफ की टीम थी। 100 लोग खड़े फोटो खिंचा रहे थे, वीडियो बना रहे थे। रेस्क्यू करने के लिए 4 लोग, इस तरह जहाँ पे कहा मैंने ड्रिल करो वहाँ पे नहीं किया, देरी करी। दम घुट के मरे ये लोग, दम घुट के मरे मेरे परिवार के लोग। आप चाहते क्या है? दम घुट के मरे हैं। क्या चाहते? हम चाहते हैं कि जाए हो, ये गलत है, हत्या हुई है प्रशासन के द्वारा। अब तक कई पार्टियों के नेताओं ने घायलों से मुलाकात की है, उन्हें ढांढस बंधाया है। तो वहीं इसी क्रम में कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बृजलाल खाबरी ने घायलों से मुलाकात की, कहा कि घटना के दोषियों को हर हाल में सजा मिलनी ही चाहिए। घटना बहुत ही हृदय विदारक है। जिन चचा से मैं अभी मिला हूं, पूरी जिंदगी वो जीतते रहे, लेकिन आज उन्होंने जो शब्द कहे हैं कि मैं हार गया हूं, बहुत दुखदाई शब्द है वो। मैं उस शब्द को दोहरा नहीं पा रहा हूं। मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करूंगा कि जिनके परिवारों से जो लोग चले गए, उन परिवारों को दुख सहन करने की क्षमता दे, और जो लोग अस्पताल में भर्ती हैं उन्हें यथाशीघ्र ईश्वर ठीक करे और जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में आए। तौकीर जुड़े हमारे साथ फोन लाइन पर। तौकीर, क्या कुछ अपडेट है? बताया जा रहा है कि एफआईआर में नामजद 2 लोग अभी भी फरार चल रहे हैं।
देखिए, जैसे आपने कहा कि बहुत जल्दबाजी में बयान दिए जा रहे हैं, मुकदमा लिखा गया, उसके अलावा जो शाहिद मंसूर है उनके बेटे को गिरफ्तार भी कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सबसे पहले जो जिस तरह से दावा किया जा रहा है कि अब रेस्क्यू की जरूरत नहीं है शायद वहां पर, और जो भी लोगों की जानकारी थी उन्हें बाहर निकाल दिया गया है, यानी कि 16 लोग ही उस मलबे में दबे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये भी है कि कई लोग कल जब उस अपार्टमेंट से निकाले गए थे, या यूं कहें जो अपने आप पहले बाहर निकल आए थे, उन्होंने भी बयान में कहा था कि यहाँ पर और भी लोग हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रीशियन जो नीचे काम कर रहा था बेसमेंट में, उसने भी सवाल खड़ा किया था कि उसके साथ 2 से 3 मजदूर अंदर थे, जिसकी जानकारी ना तो अभी पुलिस प्रशासन के पास है ना अधिकारियों के पास है। और रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर अब मलबा हटाने की कवायद तेज की गई है, और वहां पर एक स्टोर रूम बनाया जा रहा है, जहां पर उस मलबे से जब गृहस्थी जो लोगों के मलबे के ढेर में बदल चुकी है वो निकलेगी तो उसको फेंक किया जाएगा, और भविष्य में लोग अपनी आंखें अपने सामान को पहचान कर ले जा सकेंगे। अभी लेकिन जल्दबाजी ये कहने की होगी कि वहां पर कोई नहीं है, इसलिए ऑपरेशन थोड़ा सा हल्का भी हो चुका है, जबकि एसडीआरएफ की टीम लगी हुई है और लगातार कोशिश कर रही है वहां पर उस मलबे को हटाने के लिए। लेकिन जब अब्बास अजहर ने जिस तरह के सवाल खड़े किए हैं एसडीआरएफ पर, तो वो एक सवाल ये भी बनता है कि कुछ एसडीआरएफ और एनडीआरएफ के कर्मचारी हमने भी अपनी निगाह से देखे थे जो चप्पल पहनकर वहां पर आए थे। क्या ऐसी जल्दबाजी थी, क्या ऐसे उपकरण थे उनके पास कि वो मौके पर जाके कुछ कर सके, लोगों की मदद कर सके? तो कई तरह के सवाल तो जरूर खड़े हो रहे हैं। और अब्बास हैदर ने, क्योंकि हम यहाँ पर मौजूद हैं जहाँ पर उनका अंतिम संस्कार हो रहा है, मैं इस वक्त वहीं पर मौजूद हूँ, जहाँ पर भी इस तरह की चर्चा है कि जब एसडीआरएफ की टीम को उन्होंने मना किया कि यहाँ पे ड्रिल ना करें, क्योंकि उनकी पत्नी से उनकी लगातार बातचीत हो रही थी, और जिस जगह पे ड्रिलिंग की गई वहां पर उन्होंने मना किया था कि ड्रिल का कोई हिस्सा उनको चोट पहुंचा सकता है, कोई पत्थर अंदर गिर सकता है। अब्बास लगातार वही बात कह रहे हैं कि जब हमने उनको बाहर निकाला गया और जब वो अस्पताल पहुंचे तो उनके सिर पर एक भारी चीज से चोट लगी, यानी कि जो ड्रिलिंग के समय जो पत्थर गिरा वो उनकी चोट लगी, उसी की वजह से उनकी मौत हुई। तो कई तरह के सवाल अभी अब्बास हैदर ने खड़े किए हैं। अब इसका जवाब कौन देगा, और ये बिल्डिंग किसके कारनामों की वजह से तैयार होकर खड़ी हुई, कि कौन किसकी कारस्तानी है कि जो 10 साल में ये बिल्डिंग ना जाने लखनऊ में कितनी ऐसी जानलेवा बिल्डिंगें अभी भी मुंह चढ़ा रही हैं। युवाना का मसला हुआ, वहां पर भी कहा गया कि चिन्हित करेंगे, 150 बिल्डिंगें चिन्हित कर ली, लेकिन एक भी बिल्डिंग को अभी तक सील नहीं किया गया। अस्पताल, कोचिंग, बहुत सारे दावे किए गए, लेकिन फिलहाल तस्वीर वही है जो लिवाना की पहले थी और जो अब बिल्कुल। और हर बार जब बिल्डिंग्स गिरती हैं तो दोषी कौन है इसका पता नहीं लगता। कमेटियां गठित हो जाती हैं और वो कमेटियों की रिपोर्ट कहाँ जाती है और कमेटियों का क्या निष्कर्ष निकलता है, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुत शुक्रिया तौकीर हमारे साथ जुड़ने के लिए, अहम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। दूसरी तरफ अभिनेता शाहरुख खान की फिल्म पठान पिछले 1 महीने से चर्चाओं में बनी हुई है। देश भर में भारी विरोध के बावजूद रिलीज हुई मूवी पठान को लेकर सिनेमाघरों में पुलिस के पुख्ता इंतजामात नजर आए। यूपी में कई जिलों में फिल्म सिनेमा हॉल में दिखाई गई। सिनेमाघर पिक्चर पैलेस में पठान मूवी को रिलीज किया गया है। इस दौरान सिनेमाघरों के बाहर भारी तादाद में पुलिस फोर्स भी तैनात रही है। तस्वीरें आपको अलग अलग क्षेत्रों की दिखाएंगे। आगरा, अलीगढ़, बिजनौर, गोरखपुर, रुद्रपुर, रायबरेली, मथुरा, हरिद्वार, हर जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से पुलिस महकमा तैनात रहा, सिक्योरिटी पूरी थी। कई जगहों पर विरोध भी देखने को मिला तो कई जगहों पर हाउसफुल की स्थिति भी बनी हुई थी। तो वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य निजी कार्यक्रम में रायबरेली पहुंचे हुए थे। यहां पर शहर के त्रिपुला चौराहे पर कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ स्वामी प्रसाद मौर्य का स्वागत किया। इस दौरान सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित टिप्पणी दी। आपको बता दें, रामचरितमानस पर की गई टिप्पणी की आग अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक बार फिर से विवादित बयान दिया है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मैं रामचरितमानस को लेकर अपने बयान पर कायम हूं। विरोध करने वाले एक जाति विशेष के पंडे पुजारी हैं, इनको धंधे पर खतरा नजर आ रहा है। इनको आभास हो गया कि मौर्य के आह्वान पर दलित पिछड़े एक हो गए हैं तो ये मंदिर आना बंद कर देंगे, जिससे उनका धंधा और चढ़ावा, पेट पूजा सब बंद हो जाएगी, उनका धंधा चौपट हो जाएगा। वहीं पागलों की तरह बोल रहे हैं। वो एक जाति विशेष का है, वो पंडे पुजारी की बिरादरी का है, जिसकी धंधे पर खतरा दिखाई पड़ रहा है। उनको आभास हो गया कि अगर मौर्य जी के इस आह्वान पर सभी आदिवासी, दलित, पिछड़े और महिलाएं मंदिर में आना बंद कर देंगी तो चढ़ावा बंद हो जाएगा, उनकी पेट पूजा बंद हो जाएगी, उनका धंधा ठप हो जाएगा। इसलिए वो खिसियाने हैं और वही पागलों की तरह भौंक रहे हैं।
शिवपाल यादव कह रहे हैं कि ये इनका व्यक्तिगत मामला है, जो बयानबाजी की है पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। स्वाभाविक रूप से शिवपाल यादव जी ने सही कहा और मैं अपना बयान देते वक्त यही कहा था, ये बयान स्वामी प्रसाद मौर्य का निजी बयान है। आज 25 जनवरी के मौके पर समूचा देश राष्ट्रीय मतदाता दिवस मना रहा है और इस दिन हमारे देश के मतदाताओं को जागरूक किया जाता है। इस दिन मतदाताओं को उनके अधिकारों के बारे में उन्हें सजग किया जाता है। तो वहीं आज राजधानी लखनऊ में 13वें राष्ट्रीय मतदाता दिवस के मौके पर इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन हुआ। जिलाधिकारी सूर्यपाल गंगवार ने लोगों से मतदान में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का आह्वान किया है, जिसमें राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को 2022 के दौरान चुनाव के संचालन में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए सर्वश्रेष्ठ चुनावी प्रतिभाओं के लिए पुरस्कृत किया गया है। तो वहीं इसके बाद डीएम ने लोगों को मतदान को लेकर महान कर्तव्य की जानकारी दी और उनसे अनुरोध किया है कि हर बार मतदान में जरूर शामिल हों। 25 जनवरी हर वर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मनाया जाता है और इस बार मतदाता दिवस की थीम है वोट जैसा कुछ नहीं, वोट जरूर डालेंगे हम, यानी नथिंग लाइक वोटिंग, आई वोट फॉर श्योर। ये थीम लेकर इस बार हमने सभी लोगों को, जो नए मतदाता हैं और जो यंग मतदाता हैं, मुख्य रूप से उनको एक नई ऊर्जा के साथ लोकतांत्रिक प्रक्रिया में शामिल होने के लिए अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करें और जिन लोगों को इस बारे में जानकारी नहीं है वहाँ तक सभी स्तर से जानकारी पहुँचे और सब लोग जो पात्र हैं वोट डालने के वो वोट। तो वहीं दूसरी तरफ गणतंत्र दिवस को लेकर प्रदेश में तैयारियों का दौर जारी है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। साथ ही राजधानी देहरादून के परेड मैदान को गणतंत्र दिवस के लिए तैयार किया गया। विशेष रूप से इस बार उत्तराखंड के तीर्थ स्थलों की झांकियां लोगों को आकर्षित करने का काम करेंगी। व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए तमाम आला अधिकारी परेड मैदान में मौजूद हैं और इन सभी बातों को लेकर संवाददाता नवीन शुक्ला ने परेड मैदान का जायजा भी लिया है। गणतंत्र दिवस को लेकर राजधानी देहरादून के परेड मैदान में तैयारियों को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके साथ ही व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने का काम किया गया है। साथ ही आला अधिकारी इस समय यहाँ परेड मैदान में मौजूद हैं और व्यवस्थाओं का जायजा भी ले रहे हैं। साथ ही आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि किस तरीके से स्कूली बच्चे अपनी तैयारियां पूरी कर रहे हैं। कल जिस कार्यक्रम को लेकर तैयारियां की जा रही हैं, उस कार्यक्रम की तैयारियों को अंतिम रूप देने का काम किया गया है। साथ ही बता दें, कल मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इसी स्टेज से आम जनता को संबोधित करने का भी काम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार की जो झांकियां बनाई गई है वह आम जनता को अपनी तरफ आकर्षित करने का काम करेंगी। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप भट्ट के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी, देहरादून। गणतंत्र दिवस को लेकर कुमाऊं मंडल में पुलिस पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है। आईजी डॉक्टर नीलेश आनंद भरने ने बताया कि धारचूला और चंपावत दोनों ही जगहों पर अंतर्राष्ट्रीय बॉर्डर पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। इसके साथ ही राज्य के बॉर्डर और अन्य संवेदनशील स्थानों पर भी चेकिंग के निर्देश दिए गए हैं, जिसके बाद पुलिस लगातार चेकिंग अभियान चला रही है। आईजी का साफ तौर पर कहना, पूरे रेंज में पुलिस अलर्ट मोड पर और जगह जगह सादी वर्दी में पुलिसकर्मी तैनात हैं। बाहर से आने वाले लोगों के साथ ही होटल्स में भी जांच की जा रही है। पुलिस रेलवे स्टेशन और रोडवेज स्टेशन पर भी अपनी नजर बनाए हुए है। 26 जनवरी को जो है ये हमारे यहाँ कुमाऊं रेंज में उधम सिंह नगर जिला एक काफ़ी सेंसिटिव है, जिसमें बॉर्डर की जो है वो चेकिंग कल से ही इसको शुरू करा दी गई है। जितने भी संदिग्ध वाहन का जो है वो हर आने जाने वालों वाहन को जो है वो चेकिंग की जा रही है। बॉर्डर चेक पोस्ट पे जो है वो नाकाबंदी कर दी गई है और होटल ढाबों की भी चेकिंग के निर्देश जो है मेरे द्वारा दिए गए हैं, पर्यटक स्थलों पर भी और बॉर्डर पर भी। खासकर जो नेपाल बॉर्डर की सीमाएं हमारी, वहाँ चौकसी हमने बढ़ा दी गई है और जो एसएसबी है उसके। गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून में परेड और अन्य कार्यक्रमों के मद्देनजर राजधानी देहरादून के परेड ग्राउंड की सुरक्षा व्यवस्था पुख्ता की गई है। एसएसपी दिलीप सिंह कुंवर ने बताया कि गणतंत्र दिवस के मौके पर राजधानी देहरादून के चौक चौराहों पर सघन चेकिंग अभियान चलाया जाएगा। इसके साथ ही राजधानी देहरादून का परेड ग्राउंड के समय पूरी तरीके से जीरो जोन में तब्दील कर दिया जाएगा। साथ ही वीवीआईपी मूवमेंट की गाड़ियों को परेड ग्राउंड के चारों तरफ जाने की परमिशन होगी और आम जनता को पैदल मार्ग से ही परेड ग्राउंड में एंट्री मिलेगी। हमने सारी व्यवस्थाएं कर ली हैं उसमें, वहाँ सीटिंग अरेंजमेंट से लेकर के पूरा 10 हमारी टीमें उसमें हैं। टोलियाँ वहाँ पर हैं जो परेड भव्य परेड का मतलब उसमें प्रतिभा करेंगे और ग्राउंड के चारों तरफ जीरो जोन रहेगा
उस दिन जो है कोई गाड़ियां नहीं चलेंगी, केवल वीआईपी वीवीआईपी गाड़ी को छोड़ करके, और उसका एग्जिट। गणतंत्र दिवस को लेकर प्रदेश भर में तैयारियों का दौर जारी है, जिसके मद्देनजर सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम। इसी कड़ी में बदायूं जिलाधिकारी मनोज कुमार सिंह और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ओपी सिंह ने संयुक्त रूप से जिला कारागार का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान जेल की समस्त बैरकों का सघन चेकिंग और इस दौरान तलाशी भी ली गई है और जेल में बंद कैदियों के भोजन, स्वास्थ्य व्यवस्था संबंधी जानकारी भी हासिल की गई। जम्मू कश्मीर में बढ़ रही आतंकी गतिविधियों का असर तो आज नगरी में भी नजर आया। गणतंत्र दिवस पर किसी भी तरह की कोई आतंकी साया भारतीय रेल पर असर न डाल सके और न ही यात्रियों को आतंकित कर सके, इसके लिए रेलवे सतर्क और सजग नजर आ रहा है। आगरा कैंट, राजा मंडी, आगरा फोर्ट सहित सभी रेलवे स्टेशन पर डॉग स्क्वाड के साथ ही ट्रेनों को सर्कुलेट एरिया में सघन चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है। ट्रेनों और रेलवे स्टेशन पर आरपीएफ और जीआरपी की संयुक्त रूप से चेकिंग चल रही है। बिल्कुल हर साल की तरह अभी 26 जनवरी की सेंसिटिविटी को देखते हुए आरपीएफ और जीआरपी के साथ मिलकर रेलवे ने अपनी सतर्कता बढ़ा दी है। आरपीएफ को सभी नेसेसरी डायरेक्शंस हैं, वो रैंडम फ्रिस्किंग कर रहे हैं, स्टेशंस पे लोगों की स्कैनिंग कर रहे हैं, टैक्सी ऑटो एसोसिएशंस के साथ मिलकर उनको सेंसिटाइज कर रहे हैं। स्टेशन पे कोई भी अनआइडेंटिफाइड चीज़ें मिलती हैं या अगर अनक्लेम्ड व्हीकल्स हैं पार्किंग एरियाज़ में जो काफ़ी समय से पड़े हुए तो उनको भी हटाया जा रहा है। साथ ही ज़्यादा फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है स्टेशंस पे और एसआईबी और सीआईबी के लोग भी प्लेन क्लोथ्स में स्टेशन पे घूम रहे हैं, एस्कॉर्ट कर रहे हैं ताकि इस तरह का कोई खतरा आए तो उसको डील। भारत जोड़ो यात्रा के बाद कांग्रेस में उत्साह है। कांग्रेस अब प्रदेश स्तर पर हाथ से हाथ जोड़ो की तैयारी में है और इस बात की जानकारी देहरादून में कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए दी। पीसी के दौरान कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मोहन प्रकाश ने बीजेपी पर निजीकरण का आरोप लगाते हुए कहा है। इस दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मारा ने कहा कि कल से शुरू होने वाली कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में वो खुद देहरादून में मौजूद रहेंगे। इसके बाद वो हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा में शामिल होने के लिए हरिद्वार भी पहुंचेंगे। खतरा हो रहा है उन लोगों के ऊपर, उसको हटाने के लिए, उसके खिलाफ लोगों को एकजुट करने के लिए 2 महीने का कार्यक्रम रखा है जो कल से शुरू होगा 26 जनवरी से लेके और यह मार्च तक चलेगा। कंसर्न राहुल जी ने दिखाया। शुरू में उन्होंने 2 जूलॉजिस्ट और एक पर्यावरणविद जी को बुलाया था और उन्होंने काफ़ी डिस्कशन किया। ही वॉज रेगुलरली टच विद अस और उन्होंने देवेंद्र यादव जी को भी भेजा था और कुछ सीनियर्स को भी भेजा था जिन्होंने जोशीमठ। उत्तराखंड कांग्रेस द्वारा हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की शुरुआत कल राजधानी देहरादून से की जा रही है। इसको लेकर तमाम सारे कार्यकर्ताओं को अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। खुद प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा कल इस यात्रा की शुरुआत राजधानी देहरादून से करेंगे। इसके साथ ही 6 पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को इस यात्रा को सफल बनाने की अहम जिम्मेदारी सौंपी गई है। साफ तौर पर 2024 के लोकसभा चुनाव को साधने का प्रयास इस यात्रा के माध्यम से किया गया है। वीडियो जर्नलिस्ट अनूप भट्ट के साथ नवीन शुक्ला, जनता टीवी, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के तमाम विधायकों से अपने विधानसभा क्षेत्र में विकास कार्यों के 10 प्रस्ताव बनाने को कहा था, जिसके प्रस्ताव विधायकों के जरिए शासन को भेजे गए। तो वहीं आपको बता दें कि हल्द्वानी में विधायक सुमित हृदेश ने सबसे ज्यादा 1067 करोड़ के 10 प्रस्ताव विकास के लिए भेजे हैं। लिहाजा सुमित हृदेश का कहना कि सबका साथ सबका विकास कहने वाली धामी सरकार को अब परखने का समय आ गया है। हमने प्रस्ताव सरकार को भेज दिया जिसका मूल्यांकन भी हुआ है। 1067 करोड़ की विकास योजनाएं हल्द्वानी वासियों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। साथ ही उनका कहना कि मुख्यमंत्री से निवेदन है कि इन प्रस्तावों के लिए बजट जारी किया जाए। ये देखिए विकास के प्रति कितनी गंभीर सोच हल्द्वानी वासियों की रही है और उसी भावना को आगे बढ़ाते हुए मैंने ये प्रस्ताव प्रेषित करे थे और मेरे को जानकर ये खुशी है कि सारे विधायक जो जिले में उनसे 4 गुना नहीं 10 गुना ज्यादा बड़े प्रस्ताव हल्द्वानी के बने 1067 करोड़ के, जबकि बाकियों के 100 करोड़ 120 करोड़ 150 करोड़ में सीमित रह गए। तो ये जन कल्याणकारी योजना है। विकास की जो एक आदत रही है, विकास की एक जो रूह हल्द्वानी वासियों के अंदर बसी हुई है, एक सोच बसी हुई है, तो उस विकास की सोच को आगे बढ़ाने में मुख्यमंत्री जी कितना साथ। तो चलिए फटाफट अंदाज में 2 मिनट में 10 अहम जिलों का रुख करेंगे।
प्रतापगढ़ में प्राइवेट बस और कार में जोरदार भिड़ंत, कार सवार 2 लोग हुए घायल। घायलों को इलाज के लिए पहुंचाया गया अस्पताल। हादसे के बाद सड़क पर लगा जाम। आपको बता दूं कि लगातार इस तरह की घटना देखने को मिल रही है। प्रतापगढ़ में विधवा महिला पर दबंगों का कहर। जमीनी विवाद को लेकर महिला और उसके बच्चों को किया जा रहा परेशान। महिला की लिखित शिकायत के बाद संज्ञान में लिया गया मामला। हरदोई में प्रेम प्रसंग में युवक को 3 मंजिला मकान से नीचे फेंका। मौके पर हुई युवक की मौत। मौके पर पहुंची पुलिस कर रही है कार्रवाई। संत कबीरनगर में पूर्व विधायक को जान से मारने की मिली धमकी। मेहदावल के पूर्व विधायक राकेश सिंह बघेल को मिली धमकी। घर समेत लखनऊ हवाई अड्डा उड़ाने की धमकी। पुलिस ने अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ दर्ज किया मुकदमा। बाराबंकी में आत्मदाह का प्रयास करने वाले कानूनगो के निजी मुंशी के इलाज के दौरान मौत। हैदरगढ़ तहसील परिसर में समाधान दिवस के दौरान पेट्रोल छिड़क कर लगा ली थी आग। 3 दिन से चल रहा था इलाज। पत्नी ने की कार्रवाई की मांग। औरैया खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में लगी आग। स्थानीय लोगों ने आग की लपटें देखकर कर्मचारी को दी सूचना। मौके पर स्थानीय लोग और कर्मचारी आग बुझाने में जुटे। आगरा केंद्रीय कारागार में अखिल भारतीय कवि सम्मेलन का आयोजन। पूर्व मंत्री राम सकल गुर्जर और जेल अधीक्षक R.K. मिश्रा ने दीप प्रज्वलन के साथ किया आगाज। तमाम कैदी और बंदियों ने कवि सम्मेलन का उठाया लुत्फ। लखनऊ में धरना प्रदर्शन में पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय सिंह। सांसद ने कहा, किसानों से ज्यादा बिजली के दाम वसूलने की फिराक में है सरकार। सरकार को हम नहीं करने देंगे मनमानी। बदायूं में सिनेमाघरों में सुरक्षा के किए गए पुख्ता इंतजाम। पठान मूवी रिलीज होने के बाद बढ़ाई गई सुरक्षा। शाहरुख खान ने की बदायूं के जैसी पिक्चर पैलेस में लोगों से मूवी देखने की अपील। आगरा में तमाम प्रयासों के बावजूद भी बाज नहीं आ रहे अतिक्रमणकारी। कैंट रोड पर नगर निगम ने हटाया अतिक्रमण। लोगों को दी संवैधानिक कार्रवाई की चेतावनी। वक्त यहाँ पर छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार खबरों का सफर लगातार जारी रहेगा। बने रहिए जनता टीवी के साथ, क्योंकि हमें आपकी ताकत, अपना और अपनों का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। नमस्कार।